तो लो दोस्तों, आ गया आपकी पब्लिक हाईली डिमांड पे आईपीओ कैसे लाते हैं वो वाला वीडियो भी। अभी काफी समय से मैं मेरे कमेंट बॉक्स में दिख रहा हूँ, सर आईपीओ कैसे लाएं, आईपीओ कैसे लाएं, आईपीओ कैसे लाएं। तो आज मैं आपके लिए लेके आऊँ डिटेल वीडियो जिसमें आईपीओ होता क्या है, कैसे लाया जाता है, क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है, लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में होगी। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना और ये आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो हो सकता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं या नए हैं जो भी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइएगा। तो बिना समय वेस्ट किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखो, बिजनेस चालू करने के लिए और उसको रन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा लाए कहां से? पहला ऑप्शन है खुद का पैसा लाओ। भैया ले भी आए, लगा भी दिया, बट कितना लगाएं उसकी तो लिमिट होती है। फिर दूसरा, चलो अपना पैसा नहीं है तो लोन का पैसा लगा दो। तो चलो लोन भी ले लिया, लोन का पैसा भी लगा दिया, पर भैया उसकी भी तो लिमिट होती है। और लोन के पैसे में एक छोटा सा रिस्क होता है। क्या भाई साहब? कि भैया देखो, कंपनी जब तक चल रही है, प्रॉफिट आ रहा है, मजे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्याज भी चुकाएंगे, मूल भी चुकाएंगे। बट कल को अगर भैया कंपनी माइनस में चलेगी, नुकसान में चलेगी, और अगर व्यवस्था नहीं है प्रॉफिट की, तो भी लोन का ब्याज तो देना ही पड़ेगा, तो भी लोन तो चुकाना ही पड़ेगा। चाहे एसेट बेच के चुकाओ, चुकाना जरूरी है। यानी लोन का पैसा रिस्क का पैसा है। तो भैया तीसरा ऑप्शन कहाँ है? तीसरा ऑप्शन कहाँ है जहां पे रिस्क कम हो? तो तीसरा ऑप्शन आता है इक्विटी, जहां पे अपन कहते हैं कि भैया इक्विटी के, भैया एक काम करो, तुम मेरी कंपनी में शेयर ही ले लो। और ये शेयर भी दो तरीके से हो सकते हैं। पहला तरीका प्राइवेट, आपने अपने घर में यार दोस्त, भाई बंधु, चाचा, उसको बोला, या किसी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को, पैसे वाले व्यक्ति को बोला, या यहाँ पे जो वीसी फर्म आती है, वेंचर कैपिटलिस्ट, पी, प्राइवेट इक्विटी, इन बड़ी बड़ी फर्मों को बोला, भैया एक काम करो, मेरी कंपनी में 20% के शेयर ले लो और बदले में, सपोज मेरी कंपनी का वैल्यूएशन निकाला आपने 100 करोड़ रुपए होता है, मेरे को 20% ले लो, 20 करोड़ रुपए दे दो। अब इस 20 करोड़ का फायदा क्या है? देखो, आपकी कंपनी अगर आगे दौड़ेगी, फायदा होगा, तो उस हर आने वाले प्रॉफिट में, हर कंपनी की वैल्यूएशन में उस बंदे का 20% का शेयर है। लेकिन अगर कल को आपकी कंपनी नहीं चली, वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, नुकसान हो गया, तो ना तो इस 20 करोड़ पे कोई ब्याज देना, क्योंकि लोन थोड़ी लिया है, और ना इसको पैसे को वापस देना कि भैया तूने पैसे दिए, मैंने शेयर दिए, डील क्लोज। तो ना तो पैसे वापस देने, ना उस पैसे पे कभी आपको ब्याज देना है। तो देखा जाए तो एक तरह का ये फ्री का पैसा है। हाँ, हमने बदले में हमारी कंपनी बेची है, तो अगर आगे जाके हमने 100 करोड़ कमाए, 20 करोड़ देने भी पड़ेंगे भाई साहब, प्रॉफिट में देने पड़ेंगे, आगे तक देते रहेंगे। अब बात आती है राहुल जी, आईपीओ क्या होता है? आईपीओ यही चीज है कि आपने अपनी कंपनी की इक्विटी अगर कुछ लिमिटेड लोगों को बेची, बंदों को बेची, तो यह है प्राइवेट प्लेसमेंट, कि ठीक है, इन भाई साहब से ली, उन भाई साहब से ली, इस कंपनी से ली, उस कंपनी से ली। पर जब आप वही शेयर कहते हो कि नहीं, मैं किसी प्राइवेट ग्रुप या प्राइवेट व्यक्ति को ना देके आम जनता पे बांटना चाहता हूं, उसे कहते हैं आईपीओ। आई होप अब क्लियर है। अब एक सवाल आता है, राहुल जी आईपीओ में क्यों जाएं, प्राइवेट में क्यों नहीं? देखो, प्राइवेट में इसलिए नहीं जाना चाहिए, वैसे काफी लोग जाते हैं, सारे स्टार्टअप प्राइवेट वाले ही आईपीओ में कम जाते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि एक ऐसा बंदा है जो आपकी हर बिजनेस की हर चीज पे मॉनिटरिंग रखेगा कि भैया हर तीसरे महीने बताओ कौन सा डिसीजन ले रहे हो, पूछ के लो। अच्छा, इसमें ये पूछ के बताओ, ये ऐसा क्यों कर दिया, वो वैसा क्यों कर दिया। जवाबदारी के लिए, क्योंकि 20% मालिक है भैया वो, तो बोर्ड पे एक ऐसा आदमी आ गया जो हर डिसीजन को देखता है, हर डिसीजन पे सवाल पूछता है। तो कई लोग कहते हैं नहीं यार, ऐसा चक्कर नहीं चाहिए, तो मेरे को 20% शेयर बेचना तो है, पर अगर ये 20% शेयर में कुछ 2 आदमियों की बजाय अगर मैं 20,000 आदमियों में बांट दूं, तो 20% शेयर इशू कर दिए मार्केट में। अब किसी के बाद 2 शेयर, किसी का 4 शेयर, सब शेयर लेके बैठे, सब मालिक है, लेकिन वो रोजमर्रा में मेरे क्वेश्चन नहीं उठा रहे, हर चीज को चेक नहीं कर रहे, इसलिए मैं आईपीओ लेके आता। अब बात करते हैं, सर आईपीओ लाने के लिए क्या मैं एलिजिबल हूं? ये तो आईपीओ शायद बड़े बड़े लोग लाते हैं। अभी हम सुन रहे हैं कि एलआईसी लेके आया, नाइका लेके आई, पॉलिसी बजा रही, तो जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड है यही लेके आते हैं, हम छोटे लोगों की क्या औकात? नहीं सर, देखो, बड़े लोग बड़ा आईपीओ लाते हैं, छोटे लोग छोटा ला सकते हैं, ला जरूर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आपको आईपीओ लाने के लिए एक किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट होना होगा। इंडिया के बेस्ट एक्सचेंज है एनएससी, बीएससी, इन दोनों में से किसी पे भी जाके लिस्ट हो जाओ।
सर इसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? देखो अलग अलग बोर्ड के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन मैं अगर आपको एक एनएससी का एग्जांपल देता हूं तो एनएससी का क्राइटेरिया क्या है कि भैया अगर आपको आईपीओ लेके आना है तो मिनिमम 10 करोड़ रुपए की आपके पास पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। 10 करोड़ रुपए की ऐसे शेयर हो जिसका पैसा आ चुका हो, और 25 करोड़ रुपए की जैसे मतलब आपका शेयर जब लिस्ट हो जाए और लिस्ट होने के बाद उसकी जो वैल्यूएशन है वो 25 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए साहब। अब कई लोग कहते हैं कि सर जी 10 करोड़ 25 करोड़ तो हो जाएगा, पर कई लोग कहते हैं सर जी 10 और 25 भी नहीं है, अब क्या करें? सर आप टेंशन मत लो, बीएससी का एक होता है मेन बोर्ड आईपीओ जहां एक्चुअल में बीएससी के काम होते हैं। एक बीएससी ने बनाया है एसएमई बोर्ड जहां पे एसएमई भी आईपीओ ला सकते हैं। वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो पेड अप कैपिटल है वो 3 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए और 25 करोड़ से ऊपर जा नहीं सकती। इसका मतलब अगर आपका मार्केट कैप 3 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में है तो भी आप आराम से ला सकते हो। इसके लिए बोले सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बोले सर अगर आपकी नेटवर्थ 3 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है आप एलिजिबल। तो नेटवर्थ क्या होती है कि भैया टोटल असेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस करी, अगर वो 3 करोड़ से ऊपर है तो भैया आप एलिजिबल हो, आईपीओ ला सकते हो। आपके पास्ट 3 साल में, लास्ट 3 साल में कोई भी 2 साल अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना ये नहीं पूछ रहे कि 1 करोड़ के 2 करोड़ 50 करोड़, लास्ट 3 साल में से 2 साल प्लस में होना चाहिए। तो लास्ट 3 साल में से 2 साल प्लस में है, 3 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, तो मिनिमम 3 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक का आईपीओ आप अपने हिसाब से ला सकते हैं। अब काफी लोगों को उम्मीद होगी हाँ यार ये वाली चीज तो पॉसिबल है, हो सकता है आज पॉसिबल नहीं हो, लेकिन अगर आज मेहनत करेंगे तो 2 साल 3 साल बाद हम भी आईपीओ लाने के लिए तैयार है। 2-4 करोड़ रुपए हम भी मार्केट से उठाएंगे, इंटरेस्ट फ्री उठाएंगे, पैसे वापस भी नहीं देने हैं और कोई टेंशन भी नहीं है, और ये लोन और खुद की कैपिटल से बढ़िया अरेंजमेंट मिल गया। अब बोले राहुल जी फटाफट प्रोसेस बताओ, तो प्रोसेस जाननी है तो देखो प्रोसेस के सिंपल स्टेप है। आपने आईपीओ बनाने का मन बना लिया कि आईपीओ लाना है, तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको मर्चेंट बैंकर ढूंढना होता है। बोले सर बैंक तो सुना ही है, मर्चेंट बैंकर क्या होता है? सर मर्चेंट बैंकर वो होते हैं जिनका स्पेशलाइजेशन होता है, वो आपको मार्केट से पैसा इकट्ठा करने में मदद करते हैं, वो आईपीओ लाने में मदद करते हैं। कहाँ से ढूंढे मर्चेंट बैंक? सर जितने भी बड़े बैंक हैं इन सब ने अपनी एक अलग मर्चेंट बैंकिंग का ऑफिस खोल रखा है। जैसे आईसीआईसीआई भी एक मर्चेंट बैंकर है, एसबीआई भी मर्चेंट बैंकर है, बीओबी भी मर्चेंट बैंकर है। तो किसी भी बैंक की एक मर्चेंट बैंकिंग अलग से ब्रांच या अलग से डिवीजन है, आप उनको जाके बोलेंगे, वो क्या करते हैं सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे। वो कहेंगे भैया लाओ बैलेंस शीट लाओ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाओ, हम देखते हैं एक बार कैसी कंपनी है। वो देखते हैं कि हाँ भैया मुझे कंपनी तो बढ़िया लग रही है, 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक है, बैलेंस शीट भी ठीक है, और चेक करते हैं कि चलो तुम्हारे बिजनेस मॉडल के बारे में बताओ, कैसे पैसा कमाते हो, कैसे तुम्हारे कितनी ब्रांचेज हैं, कितने कस्टमर है, किस तरह का। जब बैंक को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये कंपनी अच्छी है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, अच्छे कस्टमर है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा मार्जिन है, अच्छा फ्यूचर है और प्रमोटर भी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कहते हैं चलो ठीक है हमने एक्सेप्ट किया, अब हम आपका मर्चेंट बैंकर बनते हैं, अब आप सारी चीज हम पे छोड़ दो, आगे की सारी कार्रवाई हम कर लेंगे। पहले स्टेप में मर्चेंट बैंकर सेटिस्फाई हो गया कि यार कंपनी बढ़िया है, इसके लिए पैसे जुटाए जा सकते हैं, तो वो एक्सेप्ट करता है। और अब आता है सेकंड स्टेप पे जिसको कहते हैं ड्यू डिलीजेंस एंड फाइलिंग। सर ड्यू डिलीजेंस क्या होता है? ड्यू डिलीजेंस है जिसमें ये पूरा आपकी मोटा मोटी सारी चीज चेक कर ली, अब वो क्या करेगा उसका अंडर राइटिंग करेगा। और जी अंडर राइटिंग क्या होती है? सर अंडर राइटिंग का मतलब होता है कि वो बैंक कहता है, आईसीआईसीआई बैंक कहता है कि भैया इनके 5 करोड़ रुपए का आईपीओ आ रहा है, 5 करोड़ का आईपीओ आ रहा है और मैं लाने में इनकी मदद कर रहा हूँ, मार्केट में इनका 5 करोड़ का आईपीओ जाएगा और आई होप 5 करोड़ के बदले दुनिया आएगी और 5 करोड़ इन्वेस्ट कर देगी। लेकिन कल को अगर इसका आईपीओ में लोगों ने पैसा नहीं लगाया, 4 करोड़ ही आए, तो जो बचे हुए 1 करोड़ है वो मैं दूंगा, मेरी जिम्मेदारी। इसको कहते हैं अंडर राइटिंग। वो आपका मर्चेंट बैंकर कहता है तेरा 5 करोड़ का आईपीओ लाना मेरी जिम्मेदारी है, 3 आए तो 2 जेब से लगा दूंगा, और कोई नहीं आया तो 5 के 5 जेब से लगा दूंगा। इसीलिए मर्चेंट बैंकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्योंकि वो गारंटी लेता है इसलिए वो पहले ही चेक करके हाथ में लगता है कि भाई ऐसी कंपनी को हाथ में लेना है जिसमें गारंटी है कि आ जाए, नहीं तो पता चला लोग आए नहीं और मुझे जेब से लगाना पड़ गया। तो सबसे पहले वो अंडर राइटिंग एग्रीमेंट करता है, तो आप निश्चिंत हो जाओ, आपके आईपीओ में पैसे आने तय हैं क्योंकि उसने लिख के दे दिया।
अब वो क्या करता है, फाइलिंग करता है। तो फाइलिंग के लिए आपने सुना होगा DRHP, RHP, इसको कहते हैं ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस या रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो सेबी में या बाकी सभी जगह सबमिट किया जाता है जनता को बताने के लिए, देखो हम जो IPO लेके आ रहे हैं वो है क्या। तो आज के पहले मैंने जितनी भी IPO का रिव्यू किया, जैसे मैंने LIC IPO का रिव्यू किया था, मैंने नायका का रिव्यू किया था, पॉलिसी बाजार का रिव्यू किया था, और आप लोगों का सपोर्ट और प्रभु की कृपा ये रही कि मैंने अभी तक 5 IPO का रिव्यू किया है और 5 प्रेडिक्शन सही गए। वो जो प्रेडिक्शन के लिए मैं डेटा कहाँ से लेके आता हूँ, इसी RHP से। ये RHP फाइल होती है और ये ओपन में होती है कि भैया इसमें देख लो, इसमें प्रमोटर की डिटेल भी है, प्रमोटर कौन, कहाँ, कब से, उसकी क्या एजुकेशन, कितने शेयर हैं, कंपनी की भी पूरी डिटेल है, कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई थी, क्या काम करती है, कैसा करती है, कितनी ब्रांच है, कितने एम्प्लॉय हैं, कितना टर्नओवर है, क्या प्रॉफिट है, आगे उसकी रिस्क क्या है, उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको लिख के देनी पड़ती है सेबी में कि देखो हमारी कंपनी ये करती थी, ये करती है, ये करना चाहती है, ये 3 साल की बैलेंस शीट है, अगले 5 साल का हमारे प्लान है, हम पैसा लेके इस पैसे का ये करने वाले, सब बताना पड़ता है। वो बता के सारी चीज़ें जहाँ जहाँ भी फाइलिंग होनी है, सेबी में फाइल होनी है, सेबी में फाइल हो गई, जूनियर है जैसे जो SME IPO में सेबी की जरूरत नहीं है तो स्टॉक एक्सचेंज में फाइल हो गई, जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट है वहाँ जाके कंपनीज एक्ट में ROC में फाइल हो गई, वो सब जगह जाके वो डॉक्यूमेंट की कॉपी जमा हो जाती है। अब थर्ड स्टेप आता है प्राइसिंग। राहुल जी मेरा शेयर कितने रुपए पे आएगा? सर वो मर्चेंट बैंकर काम करेगा, आपको निश्चिंत रहना है। मर्चेंट बैंकर आपकी पुरानी बैलेंस शीट और आगे भविष्य की संभावनाओं को लेके एक मैकेनिज्म फॉलो करता है और एक कंपनी का वैल्यूएशन निकालता है। उसने कंपनी का वैल्यूएशन निकाला, चलो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन है 50 करोड़ रुपए और आपने कहा कि यार मुझे 80% शेयर में ही रखूंगा, मेरे को तो 20 ही देने, तो 50 करोड़ की वैल्यूएशन थी, तो वो 10 करोड़ रुपए का IPO, तो कहेंगे IPO कितने का आ रहा है? 10 करोड़ रुपए का। मार्केट की कैप कितनी है? 50 करोड़। 40 करोड़ किसके पास? हमारे पास भाई साहब। तो आपके जो घर बैठे शेयर की वैसे कोई वैल्यू नहीं थी, वैसे कोई वैल्यू नहीं थी, अब बैठे बैठे 40 करोड़ की वैल्यू हो गई आपकी। तो ये पहला फायदा आपको होता है। अब 20 करोड़ का IPO है, अब बोले भैया कितने रुपए पे लाना है, तो रुपए का भी वो कैलकुलेशन निकालते हैं, एक फिक्स निकाला कि चलो ठीक है, एक फिक्स प्राइस IPO आता है कि भैया देखो ये 10 करोड़ रुपए का IPO अपन को लाना है और अपन टोटल इतने शेयर इशू कर रहे हैं, तो 200 रुपए लगभग फिक्स कर देते हैं। या कभी कभार क्या करते हैं कि 200 रुपए फिक्स नहीं करके बोले 180 रुपए से लेके 210 के बीच में, इन दोनों के बीच में हम लेके आ जाएंगे। तो वो एक रेशियो फिक्स है 180 से 210 के बीच में, लोग अपने अपने हिसाब से अप्लाई करते हैं। फिर IPO हो सकता है 180 पे खुले, पर उससे कम नहीं खुलेगा, उससे ज्यादा नहीं खुलेगा, एक रेट आ जाती है। अब बात आती है कि भैया ये जो 10 करोड़ रुपए का IPO है इसमें पैसे लगाएगा कौन? तो हमको लगता है आप और हम जैसे लोग लगाते हैं। नहीं सर, 3 तरह की कैटेगरी होती है। एक कहते हैं QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बैंक्स। वो क्या करते हैं, वो ऐसे फिक्स बैंक कहते हैं जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कि जैसे रिलायंस म्यूचुअल फंड है, ICI म्यूचुअल फंड है, SBI म्यूचुअल फंड है, ये बड़े बड़े फंड है जो ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, इस IPO में से 10 करोड़ में से एक काम करो, 5 करोड़ तो हम ही ले लें। तो एक तो QIB होते हैं। एक होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे एक कोई बड़ा व्यक्ति है सीधे 1 करोड़ का इन्वेस्ट करेगा, सीधे 2 करोड़ का, वो इंस्टीट्यूशन नहीं है पर्सन ही, लेकिन वो बड़ा आदमी है, एक बार में छोटे रिटेल नहीं करता, बड़ा करता है। सेकंड कैटेगरी वो। और थर्ड जिसको कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर, या आप जैसा मेरे जैसा कोई भी 10, 20, 25, 50 हजार लगाना चाहे वो लगा सकता है। तो इन 3 कैटेगरी में इसको बांटा जाता है। तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि भैया जो आपका QIB है, आपके IPO में पर्टिकुलर इसका पार्ट लेना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कल को यार 10 करोड़ का IPO है, तुमने क्या किया कि सारे रिटेल इन्वेस्टर का पैसा लगा दिया, कल को IPO डूब गया तो रिटेल इन्वेस्टर तो गाली देंगे, तो क्या करें? तो बोले यार कुछ जो बड़े बड़े हाथी लोग हैं इनको बोले यार थोड़ा पैसा तुम भी लगाओ, ताकि रिटेल पे सारा भार ना आए और कल को कुछ ऊंच नीच हो तो आधी नीच नीच तुम भी संभाल लो। अब अपन देखते हैं कि भैया ठीक है, सारा बंटवारा हो गया, हमने कह दिया 10 करोड़ में से भी आप 5 करोड़ बड़े फंड वाले दे देंगे, 1.5 करोड़ ये इंडिविजुअल से ले लेंगे, 3.5 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर। अब इसका प्रचार प्रसार किया जाता है, टीवी में ऐड दिए जाएंगे, लोगों से मिला जाएगा, मीटिंग की जाएगी, पार्टी की जाएगी, लोगों को एजुकेट किया जाएगा, देखो हमारी कंपनी कितनी बढ़िया है, प्लीज भैया इसमें पैसे लगा दो। उसके बाद लिस्टिंग का प्रोसेस खुल जाता है कि भैया ठीक है, 10 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में शीशु खुल गया है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये लोग अप्लाई करते हैं, पैसे जमा कराते हैं। तो अब इसमें 2-3 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या, आपने कहा राहुल जी मेरा ना 5 लाख शेयर थे 200 रुपए के, 10 करोड़ रुपए चाहिए थे, 5 लाख में से एप्लीकेशन आई 3.5 लाख के लिए ही, तो वो 1.5 लाख की एप्लीकेशन टेंशन मत लो। उसने कहा था ना आपके मर्चेंट बैंकर ने, बोले मैं बैठा हूं मैं ले लूंगा, मस्त रहो। 5 लाख की थी, 5 लाख आ गई, बात खत्म, सबको बांट दो।
एक क्या होता है कि 5 लाख की थी एप्लीकेशन, 15 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, ओवर सब्सक्राइब हो गया भैया, 3 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया। तब कोटे के हिसाब से जिसको देते हैं कि कोटे के हिसाब से जिसने जितना अप्लाई किया उतना उसको उस हिसाब से दे दिया जाता है। तो किसी ने 3 अप्लाई किया, उसको 1 दे दिया, उस हिसाब से ये चीजें बढ़ जाती है। जैसे कहते हैं ना, जब मेरा आईपीओ खुला नहीं, उसका आईपीओ खुल गया, ये तब होता है जब चीजें ओवर सब्सक्राइब होती है। अगर ओवर सब्सक्राइब नहीं हो तो जितना अप्लाई करोगे उतना ही आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब होने के बाद, सबको अलॉटमेंट होने के बाद, अब ये शेयर पहुंच गया है मार्केट पे, बीएससी पे, एनएससी पे, और आपके इन्वेस्टर की जेब में है शेयर्स और आपकी जेब में है पैसे। अब आपकी जिम्मेदारी है इस पैसे का बढ़िया से बढ़िया सदुपयोग करो, कंपनी को और आगे लेके जाओ, ताकि वो जो शेयर आज उन्होंने इस 200 रुपए में लिया है, कल को जाके उसकी वैल्यू 400 हो, 600 हो, 800 हो। वो यही चाहते हैं। वो आपके प्रॉफिट में शेयर नहीं लेंगे, वो आपके रेवेन्यू में शेयर नहीं लेंगे, वो आपके डिसीजन मेकिंग में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बस वो ये चाहते हैं कि इस पैसे का भैया ढंग से यूटिलाइजेशन करो ताकि मेरे 200 के 800 हो जाए। हाँ, बीच में अगर आपका प्रॉफिट होता है तो इसमें से आप डिविडेंड बांट सकते हैं, पर बांटना नहीं बांटना आपके हाथ में रहता है। आप सोचते हैं यार अब की बार 2 करोड़ रुपए कमाए थे, चलो 1 करोड़ रुपए शेयर होल्डर को बांट देते हैं, या आप सोचते हैं नहीं यार कुछ नहीं बांटूंगा, 2 करोड़ आगे बिजनेस में ग्रोथ के लिए लगाऊंगा, वैसा भी आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आईपीओ लाने का प्रोसेस क्या है। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछिए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप क्या चाहते हैं अगले किस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, और हर उस व्यापारी तक इसको पहुंचा देना है जो सोचता है कि सर जी लोन और मेरे पैसे के अलावा मेरे पास तीसरा ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन है और ये बेस्ट ऑप्शन है।